है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहां अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य साहस समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA न्यूज प्लस पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं DA न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम शौर्य गाथा। मैं शकील साजिद। जब कभी भी भारत की आजादी का जिक्र होता है तो महिला स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसका असर पूरे देश पर पड़ा और ब्रिटिश सरकार के पैर उखड़ने लगे। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी 1857 की शुरुआत में ही शुरू हो गई, जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता के पहले युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। वहीं 1920 के दशक के दौरान स्वतंत्रता के लिए गांधीवादी आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। लेकिन भारत की कई गुमनाम महिला नायक हैं जिन्होंने हर कदम पर आजादी की लड़ाई में, आजादी के प्रयासों में बेजोड़ भूमिका निभाई। इनमें ये दो नाम सबसे ऊपर हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं अपने खास कार्यक्रम शौर्य गाथा में देश की जो महान गुमशुदा बलिदानी नारी बीना दास और वनलता दास गुप्ता के जीवन से जुड़ी खास बातें। देखते रहिए शौर्य गाथा। बंगाल के कृष्णानगर में 24 अगस्त 1911 को प्रसिद्ध ब्रह्म समाजी शिक्षा बेनी माधव दास और समाज सेविका सरला देवी के घर जन्मी बीना दास बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव की थी। उनके पिता माधव दास उस समय के प्रसिद्ध शिक्षक थे और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भी उनके छात्र रहे थे। बीना की बड़ी बहन कल्याणी दास भी स्वतंत्रता सेनानी रही है। अपने स्कूल के दिनों से ही दोनों बहनों ने अंग्रेजों के खिलाफ होने वाली रैलियों और मोर्चों पे भाग लेना शुरू कर दिया था, जबकि उनके भाई स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। जब वे एक बच्ची थी तभी से वे राष्ट्रवाद की बढ़ती लहर और स्वदेशी तथा क्रांतिकारी साहित्य से प्रभावित रही। सुभाष चंद्र बोस उनके पिता के छात्र थे और अक्सर उनसे मिलने आते थे और उनके विचारों ने युवा बीना को प्रेरित किया था। अपने स्कूल के दिनों से ही उन्होंने अंग्रेजों के प्रति अपनी नाराजगी को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। एक बार अंग्रेज वायसराय की पत्नी उनके स्कूल आई और छात्रों से कहा गया कि वे उनके चरणों में फूल बिखेर कर उनका स्वागत करें। बीना ने महसूस किया कि यह अपमानजनक है और उन्होंने अपना विरोध जताने के लिए त्रस्त भाव से पूर्वाभ्यास छोड़कर चली गई। उस दिन उन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का संकल्प ले लिया। इनकी माता सरला देवी भी सार्वजनिक कार्यों में बहुत रुचि लेती थी और निराश्रित महिलाओं के लिए उन्होंने पुण्य आश्रम नामक संस्था भी बनाई थी। साल 1928 में अपनी स्कूल की शिक्षा के बाद वे महिला छात्र संघ में शामिल हो गई। यह संघ ब्राह्मो गर्ल्स स्कूल, विक्टोरिया स्कूल, बैत्यून कॉलेज, डायोकेसन कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं का एक समूह था। बंगाल में संचालित इस समूह में 100 सदस्य थे जो भविष्य के लिए क्रांतिकारियों के इसमें भर्ती करते और साथ ही ट्रेनिंग भी देते थे। संघ में सभी छात्राओं को लाठी तलवार चलाने के साथ साथ साइकिल की गाड़ी चलाना भी सिखाया जाता था। इस संघ में शामिल हुई छात्राओं ने अपना घर भी छोड़ दिया था और पुण्य आश्रम में रहने लगी, जिसका संचालन बीना की मां सरला देवी करती थी। हालांकि यह छात्रावास बहुत सी क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ भी था। यहाँ के भंडार घर में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए हथियार, बम आदि छिपाए जाते थे। बताया जाता है कि कमला दास ने ही बीना को रिवॉल्वर लाकर दी थी। साथ ही वे टीन के बक्सों में बाकी क्रांतिकारियों के लिए बम आदि भी लाती थी। साइमन कमीशन के कार्यों से उत्पन्न आक्रोश का देश पर व्यापक प्रभाव पड़ा। सन 1920 के दशक के अंत तक कई युवा छात्र, विशेष रूप से महिलाएं छात्राएं स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई।
और उन्होंने विरोध और प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसी दौरान बैत्यून कॉलेज में पढ़ रही बीना दास ने अपने महाविद्यालय में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। वे अपनी बहन कल्याणी दास द्वारा शुरू की गई छात्राओं की एक सोसाइटी क्षत्रिय संघ में शामिल हो गई, जिसमें महिला सदस्यों को बुनियादी आत्मरक्षा और लाठियों का उपयोग करना सिखाया जाता था। बीना अपने संस्मरण में लिखती है, बंगाल के युवा आगे आए, घातक हथियारों और आंखों में विद्रोह की आग साथ में वे मौत को मात देने वाले अभिमान के साथ उभरे। इसका उद्देश्य अत्याचारियों को उसके अत्याचारों के बारे में अवगत कराना था। बीना दास ने महसूस किया कि खुले तौर पर रैलियां और हड़तालों में भाग लेने और सक्रिय रूप से धन और सदस्यों को इकट्ठा करने के लिए काम करने के बजाय उनके लिए भूमिगत आंदोलन में शामिल होने का यही सही समय था। वे बैत्यून कॉलेज के डायोसिन कॉलेज में स्थानांतरित हो गई। स्वतंत्रता के लिए उनकी लड़ाई भूमिगत हो गई, क्योंकि वे और उनके समकालीन करेंगे या मरेंगे जैसे नारों से प्रेरित थे, जो एक ऐसा मंत्र था जिसने बंगाल के युवाओं को 1942 में करो या मरो का नारा बनने से बहुत पहले ही प्रेरित कर दिया था। ऐसी ही एक घटना में जब उन्हें पता चला कि बंगाल के राज्यपाल उनके आगामी स्नातक समारोह में शामिल होने जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि यह उनके लिए अपना विरोध दिखाने का एक उपयुक्त अवसर है। उन्होंने अपनी कमरेड कमला दास गुप्ता को अपनी मंशा बताई और उनसे एक रिवॉल्वर लाने को कहा। बीना दास अपने कार्यों के परिणाम से अच्छी तरह अवगत थी और इसके बावजूद वे कृत संकल्प और दृढ़ बनी रही। कलकत्ता के बैत्यून कॉलेज में पढ़ते हुए 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय बीना ने अपनी कक्षा में कुछ अन्य छात्राओं के साथ अपने कॉलेज के फाटक पर धरना दिया। वे स्वयं सेवक के रूप में कांग्रेस अधिवेशन में भी सम्मिलित हुई। इसके बाद वे युगांतर दल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आई। उन दिनों क्रांतिकारियों का एक काम बड़े अंग्रेज अधिकारियों को गोली का निशाना बनाकर यह दिखाना था कि भारतीय उनसे कितने नफरत करते हैं। 6 फरवरी साल 1932 को बंगाल के गवर्नर स्टैनले जैक्सन को कोलकाता विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को दीक्षांत समारोह में उपाधियां बांटनी थी। बीना दास को बीए की परीक्षा पूरी करके दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री लेनी थी। उन्होंने अपने साथियों से परामर्श करके तय किया कि डिग्री लेते समय वे दीक्षांत भाषण देने वाले बंगाल के गवर्नर स्टैनले जैक्सन को अपनी गोली का निशाना बनाएंगी। उन दिनों जैक्सन को जैकर्स के रूप में भी जाना जाता था और उन्होंने इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में अपनी सेवाएं दी थी, इसलिए उनका नाम काफी मशहूर था। जैसे ही जैक्सन ने समारोह में अपना भाषण देना शुरू किया, बीना ने भरी सभा में उठकर गवर्नर पर गोली चला दी, पर बीना का निशाना चुक गया और गोली जैक्सन के कान के पास से होकर गुजर गई। गोली की आवाज से सभा में अफरा तफरी मच गई। इतने में ही लेफ्टिनेंट कर्नल सुहारवर्दी ने दौड़कर बीना का गला एक साथ हाथ से दबा दिया और दूसरे हाथ से पिस्तौल वाली कलाई पकड़ ली और हॉल की छत की तरफ कर दी। इसके बावजूद बीना एक के बाद एक गोलियां चलाती रही। उन्होंने कुल 5 गोलियां चलाई। बीना को तुरंत ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद बीना दास सभी अखबारों की सुर्खियां बन गई और जिसका हेडलाइन था, कलकत्ता की ग्रेजुएशन कर रही एक छात्रा ने गवर्नर को मारने का प्रयास किया। बीना दास पर एक मुकदमा चलाया गया और उन्हें 9 साल के कठोर कारावास की सजा हुई। मुकदमे के दौरान उन पर काफी दबाव बनाया गया कि वे अपने साथियों का नाम उगल दें, लेकिन बीना 10 से मस नहीं हुई। उन्होंने मुकदमे के दौरान कहा, बंगाल के गवर्नर उस सिस्टम का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने मेरे 30 करोड़ देशवासियों को गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि वे गवर्नर की हत्या कर इस सिस्टम को हिला देना चाहती थी। सजा मिलने से पहले उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में कहा कि मैं स्वीकार करती हूं कि मैंने सीनेट हाउस में अंतिम दीक्षांत समारोह के दिन गवर्नर पर गोली चलाई थी। मैं खुद को इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार मानती हूं। अगर मेरी नियति मृत्यु है तो मैं इसे अथर्वपूर्ण बनाना चाहती हूँ। सरकार की उस निरंकुश प्रणाली से लड़ते हुए जिसने मेरे देश और देशवासियों पर अनगिनत अत्याचार किए हैं। उनके संस्मरण जीवन अध्याय में उनकी बहन कल्याणी दास ने लिखा है कि कैसे भाग्य ने दोनों बहनों को फिर से एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। जब उन्हें भी हिजली
कैद खाने में लाकर बंद कर दिया गया था। बाद में इस जगह को संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया। अब थोड़ा हिजली जेल के बारे में बता दें। वेस्ट बंगाल में स्थित हिजली जेल को 1930 ई में हिजली डेस्टिनेशन कैंप के तौर पर तैयार किया गया था। इस जेल का भारत की स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान है। इस जेल का इस्तेमाल स्वतंत्रता सेनानियों को यातना देने के लिए किया जाता था। इस जेल के अंदर सन 1931 में हुआ हिजली फायरिंग कांड इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जेल के अंदर पुलिस ने निहत्थे कैदियों पर गोलियों की बारिश कर दी थी, जिसमें कईयों की जान भी चली गई थी। साल 1951 में स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर देश की पहली IIT खड़गपुर की नींव पड़ी। फॉर्मर डेटेनेशन कैंप पर अब नेहरू म्यूजियम में तब्दील हो चुका है। कहा जाता है कि साल 1920 के आसपास का समय था जब क्रांतिकारी आंदोलन में छात्र छात्राओं की सक्रियता बढ़ रही थी, खास करके बंगाल में, जहां सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि युवा लड़कियां भी हर एक सीमा को पार करके आजादी की लड़ाई में कूद पड़ी थी। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना, धरने देना, स्वतंत्रता सेनानियों को गुप्त संदेश पहुंचाना और यहाँ तक कि उनके लिए हथियार इकट्ठे करके पहुंचाना, ये सब काम भारत की बेटियां निर्भीक होकर कर रही थी। हर विद्यार्थी किसी न किसी क्रांतिकारी दल से जुड़ा था और ब्रिटिश अफसरों को मार गिराने के लिए तत्पर था। 21 साल की बीना दास ने जब बंगाल के गवर्नर स्टैनले जैक्सन पर भरी सभा में गोलियां चलाई तो इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस लड़की के साहस ने न सिर्फ अंग्रेजों के दिलों में डर भरा, लेकिन स्त्रियों के प्रति भारतीयों की रूढ़िवादी सोच को भी चुनौती दी। बीना दास की ही तरह और भी न जाने कितनी ही बेटियां थी जो भारत की, जिन्होंने आजादी के संग्राम में अपनी जान की बाजी लगाई। कारावास की यातनाएं सहने से लेकर सीने पर गोली खाने तक किसी भी अंजाम से वे पीछे नहीं हटी। लोगों ने लिखा, भारतीय क्रांतिकारी वीरंगनाएं किताब में रामपाल सिंह और विमला देवी ने लिखा है कि यह वह दौर था जब अंग्रेजी अफसर बंगाल में अपनी पोस्टिंग होने से डरने लगे थे। कई अफसरों ने अपना तबादला कराने के लिए सिफारिशें की, क्योंकि उन्हें डर था कि यहाँ कोई भी विद्यार्थी उन्हें कहीं भी कभी भी गोलियों से भून सकता है। मकरंद परांजपे द्वारा लिखे गए इस संस्मरण की एक समीक्षा के अनुसार बीना अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल करके अपने दर्द सहने की क्षमता को जांचती थी। इतना ही नहीं, वह कभी जहरीली चींटियों के बिल पर अपना पैर रख देती तो कभी अपनी उंगलियों को लौ पर, और इस तरह देखा जाए तो वो सही मायनों पर आग से खेलती थी। कितनी भी मुश्किलें और चुनौतियां बीना के रास्ते में आई हो, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। साल 1937 में प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनने के बाद अन्य राजबंदियों के साथ साथ बीना भी जेल से बाहर आई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्हें 3 वर्ष के लिए नजरबंद कर दिया गया था। सन 1946 से सन 1951 तक वे बंगाल विधानसभा की सदस्य रही। गांधी जी की नौखाली यात्रा के समय उन्होंने पुनर्वास के काम में बीना ने भी आगे बढ़कर हिस्सा लिया था। उन्होंने सन 1947 में अपने साथी स्वतंत्रता सेनानी ज्योतिष भौमिक से शादी की, लेकिन आजादी की लड़ाई भाग लेती रही। अपने पति की मृत्यु के बाद वे कलकत्ता छोड़कर जमाने की नजरों से दूर ऋषिकेश के एक छोटे से आश्रम में जाकर रहने लगी। अपना गुजारा करने के लिए उन्होंने शिक्षिका के तौर पर काम किया और सरकार द्वारा दी जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी पेंशन को लेने से इनकार कर दिया। देश के लिए खुद को समर्पित कर देने वाली इस वीरांगना का अंत बहुत ही दुखद पूर्ण था। महान स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर सत्यव्रत घोष ने अपने एक लेख फ्लैशबैक बीना दास रिबॉर्न में लिखा कि उनकी मर्मिक मृत्यु के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सड़क के किनारे अपना जीवन समाप्त किया। उनका मृत शरीर बहुत ही छिन्न-भिन्न अवस्था में था। रास्ते से गुजरने वाले लोगों को उनका शव मिला। पुलिस सूचित किया गया और महीनों की तलाश के बाद पता चला कि यह शव बीना दास का है। यह सब उसी आजाद भारत में हुआ जिसके लिए इस अग्नि कन्या ने अपना सब कुछ ताक कर रख दिया था। बीना दास का निधन 26 दिसंबर 1986 को हो गया था। अब हम आपको महिला जासूस वनलता दास गुप्ता के बारे में बताएंगे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए गंभीर रूप से बीमार होने के बाद भी जेल की सजा काटी थी। तो हमारे इतिहास की कमी ये है कि ब्रिटिश सरकार को जड़ से उखाड़कर फेंकने की नींव जिन लोगों ने रखी, उनमें सिर्फ कुछ लोगों को ही सही पहचान मिल पाई है।
अन्य क्रांतिकारी और विशेषकर महिला क्रांतिकारियों के नाम आज भी इतिहास के पन्नों से नदारद है। ऐसा ही एक नाम है वनलता दास गुप्ता। इस वीरांगना के बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है। कुछ तथ्यों के मुताबिक उनका जन्म साल 1915 में विक्रमपुर में, जो अब ढाका बांग्लादेश में है, हुआ था। वनलता को बचपन से ही श्वास की बीमारी थी, लेकिन उनकी बीमारी कभी भी उनके राष्ट्र प्रेम के बीच न आ सकी। वनलता पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, व्यायाम करने और मोटर गाड़ी चलाने का प्रशिक्षण लेने में भी व्यस्त रहती थी। उनकी बीमारी की वजह से उनके माता पिता नहीं चाहते थे कि वह घर से बाहर जाए, लेकिन बचपन से ही सेनानियों की गाथा सुनने वाली वनलता का मन था कि वह भी अन्य छात्र छात्राओं के साथ मिलकर राष्ट्र की सेवा करे। उन्होंने जैसे तैसे साल 1933 में कॉलेज में दाखिल लिया और हॉस्टल में रहने लगी। यहाँ पर उनका संपर्क बहुत से क्रांतिकारियों महिलाओं से हुआ और धीरे धीरे वह अपने दलों का हिस्सा बन गई। अन्य छात्रों की तरह वो भी जरूरी सूचनाएं और गुप्त संदेश सेनानियों तक पहुंचाती थी। उन्होंने रिवॉल्वर चलाना भी सीखा और उनके पास खुद की भी एक रिवॉल्वर रहती थी। बताया जाता है कि हॉस्टल में वह अपना रिवॉल्वर अपनी एक दोस्त ज्योति कणा दत्त के कमरे में छिपा कर रखती थी। एक बार हॉस्टल में चोरी हुई और सभी छात्राओं के कमरे की तलाशी ली गई और ज्योति कणा के कमरे से रिवॉल्वर बरामद हुई तो तुरंत इसकी सूचना ब्रिटिश पुलिस को मिली। कड़ी पूछताछ के दौरान उन्होंने वनलता का नाम उगला। इसके बाद वनलता के कमरे में छापा मारा गया, लेकिन पुलिस को वहां क्रांतिकारी साहित्य के अलावा और कुछ नहीं मिला। अदालत में भी वनलता पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, पर वनलता का नाम ब्रिटिश अफसरों की नजरों में आ चुका था और वे उनकी हर गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे थे। ज्योति कण को हथियार रखने के जुर्म में 4 साल कारावास की सजा हुई। वनलता पर कोई आरोप नहीं था, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने उन्हें 3 साल कारावास की सजा दी। खड़गपुर के हिजली जेल में दोनों सहेलियों को एक साथ में रखा गया था। उनसे अक्सर क्रांतिकारियों के बारे में पूछताछ की जाती, पर वे जुबान नहीं खोलती थी। उनका राष्ट्र प्रेम हर यातना से बढ़कर था। जेल में सही दवाइयाँ और ढंग का खाना न मिलने के कारण वनलता की तबीयत बिगड़ने लगी। उनकी बीमारी के चलते उन्हें रिहा किया गया, लेकिन उन्हें घर में ही नजरबंद रहने के आदेश मिले। अंग्रेज उन पर कड़ी नजर रखते कि कहीं वह क्रांतिकारियों से तो नहीं मिल रही, जिस वजह से उन्हें घर पर भी उचित स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही थी। वनलता का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा था और फिर साल 1936 में मात्र 21 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। वनलता चाहती तो आराम से घर में रहते हुए एक अच्छी जिंदगी गुजार सकती थी, लेकिन उन्होंने राष्ट्र प्रेम को खुद से पहले रखा और अपनी बीमारी के बावजूद क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेती रही। यहाँ उनके जैसे वीर और वीरांगनाओं का बलिदान है, जो आज हम एक आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। वनलता दास गुप्ता की ही तरह बहुत से ऐसे गुमनाम नायक नायिकाएं हैं जिनकी तस्वीरें तक उपलब्ध नहीं है। है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहां अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य साहस समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA News Plus पर।